तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर आज एक नई जानकारी के साथ आपके सामने मौजूद हूँ और ये जानकारी है कि क्या घुटनों या जोड़ों में होने वाला दर्द कहीं गठिया की बीमारी तो नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं। तो कैसे पता करें कि ये सामान्य जोड़ों का दर्द है या फिर कहीं ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं। तो इसके लिए कौन कौन सी जांचें कराएं, कैसे इस बीमारी को पहचानें, तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया है आपने, तो उसी टॉपिक को मैं उन्हीं सारी बातों को मैं डिस्कस करूंगा। तो पहली बात तो ये कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें कि हमें ये घुटनों का या जोड़ों का दर्द देखने को मिलता है। तो सबसे पहला तो जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो बढ़ती उम्र में जो है घुटनों में दर्द होना आम बात होती है। लेकिन घुटनों के साथ साथ और कौन कौन से जॉइंट हैं, अगर वो भी इन्वॉल्व हैं तो फिर ये हो सकता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या हो। या फिर हमें कभी वायरल फीवर आता है तो उसमें भी हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। सबसे मेन जो बीमारी है डेंगू, डेंगू में क्या होता है कि जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो डेंगू भी एक वायरल डिसीज़ है, वायरस से होने वाली है। इसमें भी जोड़ों में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो कितने समय तक होता है दर्द, और एक बार डेंगू सही हो जाने के बाद वो दर्द चला जाता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो दर्द होता है वो एक लंबी बीमारी है, लंबे समय तक उसमें घुटनों में या फिर जोड़ों में दर्द होता है। तो नॉर्मल वायरल फीवर हुआ, डेंगू हुआ या फिर चिकनगुनिया हुआ, किसी भी तरह की वायरल डिसीज हो, तो इसी तरह का घुटनों में दर्द होना या कुछ और जोड़ होते हैं उनमें दर्द होना एक अलग तरह की बीमारी जिसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि उम्र की ज़्यादा उम्र में होती है। इसमें दोनों घुटनों में बहुत तेज़ दर्द होता है या फिर हो सकता है एक ही घुटने में दर्द हो। जबकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो दर्द होता है वो दोनों तरफ सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि अगर सीधे घुटने में दर्द है तो बाएं वाले घुटने में, लेफ्ट वाले घुटने में भी दर्द होगा, दोनों तरफ होगा दर्द। जबकि ऑस्टियो आर्थराइटिस में हो सकता है कि सिर्फ एक ही घुटना इन्वॉल्व हो। तो इस तरह से किस किस आधार पे हम जो है फाइनली ये कह पाएंगे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो देखिए, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें देखिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी ACR क्राइटेरिया देख रहे हैं, और ये जो क्राइटेरिया है इसके आधार पे हम बता पाएंगे कि ये अगर इसमें इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस किस तरह की कंप्लेंट होती है और किस किस तरह का स्कोर देना है। और अगर ये स्कोर, टोटल स्कोर 10 है, अगर ये 10 में से 6 या 6 से ज़्यादा हो गया तो हम पक्के तौर पे लगभग ये कह पाएंगे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो बीमारी है इसमें स्मॉल जॉइंट्स, यानी जो हमारे छोटे जोड़ हैं, स्मॉल जॉइंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमारी जो उंगलियों के जोड़ हुए, और दूसरी बात जो हमारे मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट हुआ, रिस्ट जॉइंट हुआ, कलाई का जॉइंट, ये सब जो हैं स्मॉल जॉइंट्स में आते हैं। जबकि जो घुटने का जोड़ है ये लार्ज जॉइंट है, कंधे का जोड़ है ये लार्ज जॉइंट है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है, सबसे पहला तो जो स्कोरिंग देंगे वो इसी हिसाब से देंगे कि कितने जोड़ इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से जोड़ हैं, लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व हैं कि स्मॉल जॉइंट। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली स्मॉल जॉइंट्स की डिसीज है। इसमें अगर स्मॉल जॉइंट्स का रोल ज़्यादा है, यानी इस स्कोरिंग सिस्टम में अगर छोटे जोड़ जो हैं स्मॉल जॉइंट्स, जैसे कि उंगलियों के बीच में जो होते हैं जिन्हें हम इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स बोलते हैं, इनमें अगर दर्द ज़्यादा है तो ये भी हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लक्षण। तो कुल मिला के अगर एक ही लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है, यानी कि हो सकता है वो घुटने का एक एक तरफ का घुटना जो है दर्द कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसको 0 स्कोर देंगे। फिर 2 से लेके 10 जोड़ अगर बड़े वाले इन्वॉल्व हो गए, बड़े जोड़ यानी लार्ज जॉइंट, तो फिर स्कोर 1 होगा। और अगर 1 से लेके 3 स्मॉल जॉइंट्स, अब स्मॉल जॉइंट्स कौन से होते हैं, एक तो रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, फिर प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेलेंजियल। तो इनमें से डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है वो इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी में इन्वॉल्व नहीं होता है, ध्यान रखना, DIP बोलते हैं, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके अलावा अगर प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं और कुल मिलाकर 1 से लेकर 3 स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो इसमें स्कोर 2 देंगे। और इस तरह से 4 से 10 स्मॉल जॉइंट्स हैं, फिर चाहे बड़ा जॉइंट एक भी ना हो इन्वॉल्व तो स्कोर 3 देंगे। और
जब 10 से ज़्यादा स्मॉल मतलब 10 से ज़्यादा टोटल जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, यानी शरीर में कम से कम 10 जोड़ ऐसे हैं जहाँ पे दर्द हो रहा है और कम से कम उनमें से एक स्मॉल जॉइंट होना चाहिए, तो फिर ये स्कोर आएगा 5। फिर अब हमें समझ में आ गया हो, सबसे जो एक पॉइंट होता है वो ये होता है कि दर्द कितने समय से है। अगर ये दर्द कुछ दिन से है, 7-8 दिन हुआ, तो फिर इसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं मानेंगे। लेकिन यही दर्द अगर 6 सप्ताह से ज़्यादा है तो हम इसमें स्कोर देंगे 1, जो डी पॉइंट लिखा हुआ है ना स्लाइड में, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम। तो 6 सप्ताह से कम है तो 0, और अगर 6 सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया दर्द होते होते तो फिर स्कोर 1 देंगे। फिर कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे कि ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो अगर ये दोनों नॉर्मल आ रहे हैं, ESR, क्योंकि ये दोनों एक तरह से इन्फ्लामेटरी मार्कर हैं, बॉडी में जब किसी हिस्से में सूजन आती है तो ये बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि अब इस बीमारी में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, हमारी बॉडी के सारे जो जॉइंट्स हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन वाले जो जॉइंट्स हैं, वहाँ पर सूजन आ जाती है और इसको हम बोलते हैं साइनोवाइटिस। तो साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर, और उस जॉइंट्स के अंदर सूजन आ जाती है, लाल हो जाते हैं, और हाथ लगा से दबाने पे दर्द भी होता है, जिसको हम स्क्वीज टेंडरनेस बोलते हैं, यानी उस जोड़ को अगर हम दबाएंगे तो दर्द होगा। तो ये सब मौजूद हैं, तो ये गठियाबाई यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। अब चूंकि बॉडी के इतने सारे जॉइंट्स हैं और उनमें सूजन आ रही है, तो इस वजह से ESR, जो कि एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है, वो भी बढ़ जाएगा। CRP, जो कि एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट बोलते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन, वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर ये दोनों एबनॉर्मल आ रहे हैं, यानी बढ़े हुए आ रहे हैं, तो हम स्कोर देंगे 1, और अगर दोनों नॉर्मल हैं, ESR और CRP, तो स्कोर 0। फिर RA फैक्टर एक बोलते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर बोलते हैं जिसको, रूमेटॉइड फैक्टर, ये एक तरह की IgM एंटीबॉडी होती है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है रूमेटॉइड फैक्टर, तो संभावना ये है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। हालांकि इसमें सिर्फ 70% जो मरीज होते हैं उन्हीं में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, मतलब रूमेटॉइड फैक्टर, RA फैक्टर पॉजिटिव होता है। तो फिर इससे अच्छा टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं anti-CCP एंटीबॉडी, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी। तो इसको, ये जो anti-CCP एंटीबॉडी है, ये अगर किसी व्यक्ति में पॉजिटिव आ रही है तो ये लगभग 90% तक, मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो स्कोर देंगे 0, और अगर RA फैक्टर और ये anti-CCP एंटीबॉडी दोनों लो पॉजिटिव हैं, यानी कम मात्रा में, हाई टाइटर में नहीं है, अब चूंकि ये एंटीबॉडी हैं तो कम मात्रा में बढ़ी हुई हैं, लो पॉजिटिव बोलेंगे, तो 2 स्कोर देंगे। और अगर दोनों अच्छे खासे पॉजिटिव आ रहे हैं, हाई पॉजिटिव, रूमेटॉइड फैक्टर भी और anti-CCP एंटीबॉडी, तो फिर ये स्कोर होगा 3। तो सारे स्कोर को हम जोड़ लेंगे, और अगर ये 6 से ऊपर निकलेगा तो ये कन्फर्म है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो इस तरह से ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी ने जो क्राइटेरिया दिया है 2010 में, इसके आधार पे हम क्लियर बता पाएंगे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं। इसमें सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स को देखना नहीं है, इसमें सारे पॉइंट्स को देखना है, जैसे कि इसमें कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर सब समय कितना हुआ है दर्द होते होते, साथ में जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं जैसे कि CRP, ESR, वो कितने बढ़े हुए हैं, फिर RA फैक्टर देखते हैं, और anti-CCP एंटीबॉडी देखते हैं। फिर कौन कौन सी जांचें होती हैं जिनके आधार पे हम ये पता लगाएं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसमें कौन, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, तो कौन कौन सी जांचें कराएं, और जिससे कि हमें पता चल पाए। तो इसके लिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही है कि कौन कौन सी जांचें कराएं, तो इसके लिए जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो देखिए अभी स्लाइड में दिख रहा है। पहला टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें होता क्या है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये चूँकि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, कई साल तक जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ पूरे ख़राब हो जाते हैं, कई बार तो जॉइंट में पूरी मूवमेंट बंद हो जाती है, अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भर जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है, और इस वजह से पूरा जॉइंट ब्लॉक हो जाता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होती। फिर ऐसी स्थिति में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, वो करना पड़ती है। तो ऐसी स्थिति, और साथ में इसमें शरीर में और भी परिवर्तन आते हैं, जैसे कि लंबे समय में खून की कमी हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज, यानी इसमें एनीमिया बना रहेगा मरीज को, और साथ में हो सकता है कि उसका प्लेटलेट काउंट भी बढ़ा हुआ, प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ आ सकता है। फिर दूसरा इन्फ्लामेटरी मार्कर है ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट।
ये क्या है कि जब बॉडी में एक्यूट इन्फ्लामेशन आती है, शरीर के किसी हिस्से में अचानक से सूजन आती है, तो ये बढ़ जाता है। तो अब चूँकि बॉडी के इतने सारे जॉइंट्स हैं, उनमें सूजन आ रही है, तो ये ESR बढ़ जाएगा। फिर अगला एक्यूट फेज रिएक्टेंट है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये भी एक तरह का इन्फ्लामेटरी मार्कर है, ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। फिर देखिए अगला चौथा है RA फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर। ये असल में है क्या? ये रूमेटॉइड फैक्टर, RA फैक्टर, ये एक तरह की IgM टाइप की एंटीबॉडी है, IgM एंटीबॉडी है। और अगर ये एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो ये सस्पेक्ट करेंगे कि ये इस व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। लेकिन अकेला यही नहीं, इसके अलावा भी जो स्कोरिंग सिस्टम है अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी, उसके हिसाब से जो जो सिम्टम्स मौजूद हैं और उस क्राइटेरिया के हिसाब से पूरा देखेंगे। अकेला RA फैक्टर पॉजिटिव आना ये मतलब ये रूल आउट, ये इससे इसका ये मतलब नहीं है कि इस व्यक्ति को रूमेटॉइड, कई और बीमारियां भी होती हैं जिनमें RA फैक्टर पॉजिटिव आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। और हाँ, अगर किसी व्यक्ति में RA फैक्टर नेगेटिव आ गया तो इसका भी बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि उसको बीमारी की शुरुआत हुई हो, और चूँकि बीमारी की शुरुआत में कई बार ये नेगेटिव आता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर हमें 6 से 12 महीने के बाद फिर से उसका टेस्ट रिपीट कराना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति में RA फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सारे क्राइटेरिया के हिसाब से देखा कि उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और साथ में उसको RA फैक्टर भी पॉजिटिव है, तो ऐसे व्यक्ति की प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, यानी कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब रहेगी, उसके जॉइंट भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन रहेगी और उसकी हालत जो है वो अच्छी रहने वाली नहीं है, यानी कि प्रोग्नोस्टिस जो है वो ठीक नहीं रहने वाली है। फिर अगला आता है anti-CCP एंटीबॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इवन रूमेटॉइड फैक्टर की तुलना में ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि ये ज़्यादा विश्वसनीय जांच है। और ये तो अगर किसी व्यक्ति के जैसे मदर और फादर में अगर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि उन दोनों के बच्चों को भी ये खतरा है। अगर मान लो किसी एक पेरेंट को है, माता को या पिता को, किसी एक पेरेंट को अगर ये बीमारी है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि बच्चों में भी किसी बच्चे में जो है ये बीमारी आ सकती है। तो इसको अगर समय रहते डिटेक्ट कर लिया जाए और इसका इलाज चालू कर लिया जाए, तो इसमें जोड़ जो हैं वो हमारे जॉइंट हैं वो ख़राब नहीं हो पाएंगे। तो ये इसको मतलब जब लक्षण आने के पहले, यानी कि लक्षण भी नहीं आ रहा है किसी व्यक्ति में, जोड़ों में दर्द अभी हुआ भी नहीं है शुरू, उसके पहले भी ये एंटीबॉडी जो है anti-CCP, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके हम ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं है। यानी बीमारी की शुरुआत होने के काफ़ी पहले ही हमें पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा कि नहीं होगा। फिर गाउटी आर्थराइटिस होता है, इसको रूल आउट करने के लिए हम सीरम यूरिक एसिड भी करा लेते हैं। फिर एक्सरे, यानी कि रेडियोलॉजिकल स्टडी, जिसमें हम एक्सरे कराएंगे, MRI कराएंगे। तो एक्सरे जब हम कराएंगे, जैसे कि घुटने के जोड़ की मान लो हमने एक्सरे कराया घुटने के जोड़ का, तो उसमें जो हड्डियां हैं फीमर और टिबिया, उनके जो बिल्कुल एंड वाली जगह हैं जहाँ पे कार्टिलेज होती है, जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, वो एकदम से घिस जाएगी और वहाँ पे जो है जो हड्डी होगी वो उसका इरोजन, यानी घिस टाइप की जाएगी, वो इरोजन हो जाएगा और वहाँ पे जॉइंट में पूरे में सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब चूंकि एक्सरे में हमें बोनी इरोजन तो दिख जाएगा, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग उतना क्लियर नहीं दिखेगी, क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू है पूरा जॉइंट का चारों तरफ, तो अगर हमें सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग देखना है तो इसके लिए फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी या MRI भी करा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बीमारी है इसको हम कंफर्म तौर पे ये डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये पक्के में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और अगर समय रहते बीमारी का पता चल जाएगा तो समय रहते उपचार चालू हो जाएगा, और इस वजह से जो हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं वो समय रहते, यानी कि उस व्यक्ति में जॉइंट ख़राब होने से बच जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि लंबे समय में जॉइंट पूरी तरह से घिस जाते हैं और जॉइंट पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, उनमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस सब को हम रोक सकते हैं समय रहते। तो दोस्तों, ये था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इसमें क्या क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट देना होता है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरह से अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।